सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं अलीना इलियास। मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद के गुलाम मुर्तज़ा साहब। और आज कौमी असम्बली का सेशन था और उसका मकसद ये था कि कोरोना के हवाले से जो है वो कौम को आगाही दी जाए। दो बड़ी शख्सियात इमरान खान साहब और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब दोनों मौजूद नहीं थे और कोरोना के हवाले से पॉलिसी तो हमें समझ नहीं आई, लेकिन एक चीज़ समझ आई कि सिर्फ सियासत हो रही थी। कुछ इस हवाले से बात करेंगे। बाकी जो इंडिया के पास कुछ नहीं है करने को, एक और उन्होंने एक जो है इल्ज़ाम तराशी शुरू की हुई है, कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे। जी समी साहब। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि कौमी असम्बली का इजलास था और उसमें ना प्राइम मिनिस्टर आए ना लीडर ऑफ द अपोजिशन आए। तो सबसे दो बड़े लीडर हैं किसी भी डेमोक्रेसी में, पार्लिमानी निज़ाम में। एक तो लीडर ऑफ द हाउस जो प्राइम मिनिस्टर हैं और दूसरे लीडर ऑफ द अपोजिशन जो शहबाज शरीफ साहब हैं। अब शहबाज शरीफ साहब लंदन से तो आ गए हैं पाकिस्तान, लेकिन अपने घर से निकल के उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो आएँ और कौमी असम्बली के इजलास में शरीक हों। कहते हैं कि डॉक्टर्स कहते हैं कि उनको बड़ा ख़तरा है। ये मैंने पढ़ा। तो अब अल्लाह ताला रहम करे। लेकिन आज एक बात मैं आपसे कह दूँ, जितनी हुकूमत और अपोजिशन ने एक दूसरे को बुरा भला कहा है ना, अगर इतनी शिद्दत से कोरोना को बुरा भला कहा जाता ना तो हो सकता है वो शर्म से कोरोना फौत ही हो जाता। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये नहीं, आज एक बड़ी हैरत की बात थी कि बजाय कोरोना को बुरा भला कहने के ये आपस में बुरा भला कह रहे थे। जैसे वो ताने थे मोहल्ले की औरतें नहीं लड़ रही होती, कपत्ती औरतें, कुछ वैसा हिसाब था। नहीं, अब देखें ये खवातीन कपत्ती मैं तो सर, नहीं मैं कह तो ये सकता, बोल ये आप सकती ही हूँ कह ना, सकती हैं। मैं तो खवातीन को मैं तो कपत्ती फिर नहीं कह कुछ भी सकता क्योंकि करप्शन के ऊपर आप देखें तब ये इकट्ठे हैं, किसी और मामले के ऊपर चल जाएं पोजीशन फिर इकट्ठी है। हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करनी हो तो इकट्ठी है। और जब इजलास इनकी रिक्वेजिशन पे बुलाया गया और बात ये की थी कि भाई सिर्फ कोरोना के ऊपर फोकस होगा। कोरोना से मुराद ये नहीं है कि आपने कोरोना का नाम लेके इल्ज़ाम तराशी एक दूसरे पे शुरू करनी है। चाहिए और बहुत सारे लोग आए भी नहीं ना। जी, बहुत सारे लोग देखिए उनमें लिस्ट है लड़ाइयाँ भी हुई हैं, सब हुई हैं सर। फवाद चौधरी साहब भी नहीं आए, खुसरो बख्तियार साहब भी नहीं आए, महबूब सुल्तान साहब भी नहीं आए, जरदारी साहब भी नहीं आए, राना तनवीर साहब भी नहीं आए, खुर्शीद शाह साहब तो हिरासत में हैं इस वजह से नहीं आए। और क्या इतना खर्चा ने तो अपना खत भेजा। अभी आप मुझे बताएं ना कि क्या हासिल क्या हुआ आपको इस इजलास से। देखें बात यह है कि एक सिस्टम को चलाने के लिए उसके अंदर आपका जाके बात करना, कोई तजावीज़ देना, मीनिंगफुल गुफ्तगू करना ही इस बात की गारंटी होता है कि ये सिस्टम आगे चलेगा। अब आप इजलास हो गया, एक तो मुझे ये समझ नहीं आई, मैं फवाद चौधरी की इस बात से मुत्तफ़िक हूँ कि अगर बहुत सारे लोग आपके जो सेनेट के और कौमी असम्बली के जो स्टाफर हैं उनमें अगर कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आ गया है तो यार आपने कौमी असम्बली का इजलास क्या करना है? ये गालियाँ निकालनी है आपने, तो ये मीडिया मैन से आप टेलीफोन पर बात करके एक दूसरे को निकाल लें। बुरा भला तो आप कह ही रहे हैं, कोई खैर की तो खबर है ही नहीं आपकी तरफ से। और दूसरी तरफ दुश्मन क्या कर रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, आपको बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक उन्होंने ऐसी मुनज़्ज़म कैंपेन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शुरू की है जिसमें दो धारी तलवार है। 5th जनरेशन वारफेयर की क्लासिक एग्जाम्पल है। एक तरफ वो ये कह रहे हैं जनाब कि बलूचिस्तान जो है वो कश्मीर से हम उसको रिजेंबल कर, उसको आप उसको कोरिलेट कर लें। पाकिस्तान कश्मीर में कर रहा है, हालांकि पाकिस्तान कश्मीर में कुछ नहीं कर रहा, कि हम बलूचिस्तान में खून की नदियां बहा देंगे। और दूसरा क्या कहते हैं, बात किस अंदाज में करते हैं कि जनाब आप हमसे किसी बलोच का लीडर नंबर मांग लें, किसी मरी का नंबर मांग लें। यानी पाकिस्तान के लोगों के दिलों में अपने बलोच सरदार जो हमारे भाई हैं, जो पाकिस्तान के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, ताकि उनके बारे में पाकिस्तानी कौम ये सोचे कि ये गद्दार है। मैं आपको सबसे पहले वो गुफ्तगू जो है ना इंडियन चैनल से जो मेजर गौरव साहब ने जो वो की है, मैं आपको वो सुनवाना चाहता हूँ। ज़रा वो देखिए कि किस अंदाज से वो, फिर इस पे मैं आपसे बात करता हूँ कि देखिए कि वो वार किस तरह से कर रहे हैं। सुनवाइए जी ज़रा। अभी आपने गुफ्तगू सुनी सारी।
एक तो वो खुल के कह रहे हैं कि जी हम बलूचिस्तान में खून की नदियाँ बहाएंगे। दहशत गर्दी की वारदातें आप देख लें पिछले चंद दिनों में कितना इजाफा हुआ है। हमारी मुसल्ला अफवाज के जो पेट्रोल करने वाले जो दस्ते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान, उन पर हमला किया गया। अभी पिछले दिनों 2-3 दिन पहले एक हमले में 6 लोग हमारे शहीद हुए और उनमें एक मेजर भट्टी भी खूबसूरत नौजवान था। अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे और उसके पता नहीं वो उसकी माँ और उसका बाप और उसके बहन भाई कैसे उस सदमे को बर्दाश्त करेंगे। इतना खूबसूरत नौजवान और वो इनकी नज़र हुआ। और दूसरी तरफ कि जी हमारे पास हर मरी का टेलीफोन नंबर है, हर बुगटी का नंबर है। यानी ये तासुर देने की कोशिश कि जो बलूचिस्तान के अंदर जो सरदार हैं, क्योंकि ट्राइबल सिस्टम है वहाँ पे, वो इनके साथ कतई तौर पर गलत और बेबुनियाद है। आज मैं आपको ये बयान सुनवाता हूँ जो वहाँ पर जिनका ये डेरा बुगटी का जिक्र करके ये रिटायर्ड मेजर गौरव बड़ी बहुत ज़्यादा अपनी औकात से बढ़कर गुफ्तगू कर रहा था। ज़रा सुनवाइए जो हमारे पास जो वीडियो पैगाम है बलूच सरदारों के इस प्रोपेगेंडे का मुकाबला करने के लिए, सुनवाइए ज़रा। मैं वडेरा जलाल खान कलपर कबीले का चीफ। मेरा ताल्लुक सुई ज़िला डेरा बुगटी सूबा बलूचिस्तान से है। मैं इंडिया वालों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों के पास जो आज आप लोगों ने जो प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है कि बलोच हमारे साथ हैं, आपने बुगटी, मरी और मेंगल का नाम लिया। सवाल पैदा नहीं होता कि कोई बुगटी या कोई मरी या मेंगल, ये ऐसे तीनों गैरतमंद कौमें हैं जितनी आपकी कोई सोच है। सवाल पैदा नहीं होता कि कोई आप लोगों का साथ दे, कोई साथ नहीं देगा। हम अपने मुल्क के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं, थे और रहेंगे। दूसरा आपने बात की इसकी कश्मीर की, तो कश्मीर का ये भी मैं आपको खुशखबरी देता हुआ चलूं कि यही तीनों कौमें, मरी, बुगटी और मेंगल, सबसे पहले यही कौमें आएंगी कश्मीर में और कश्मीर को फतह करके कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे इंशाअल्लाह। और आप लोग इस खुशफहमी में बिल्कुल ना रहें कि कोई वीजा बनेगा मुल्क में। हमारे मुल्क में ना कोई वीजा बना है ना बनेगा। हमारा मुल्क एक था और एक रहेगा इंशाअल्लाह। हम लोग एक ही हैं। ये आपने कलपर कबीले के जलाल खान साहब जो उनके सरबराह थे, आपने उनकी बात सुनी। अच्छा, ये बहुत प्रोपेगेंडा होता है जी। बुगटी जी, अकबर बुगटी की जो औलाद है, अकबर बुगटी के साथ बड़ा जुल्म था। वो यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि वो जो भी वाक़या हुआ कोई भी उसको कंडोन नहीं करता, नहीं होना चाहिए था, लेकिन ख़ुद उन्होंने ब्लास्ट किया। मैं अभी आज उस वाक़े पर बात नहीं करता क्योंकि वो इशू नहीं है, लेकिन जो उनकी औलाद है, जो वहाँ पर नुमाइंदे हैं, मैं आपको उनकी ज़ुबानी मैं आपको सुना देता हूँ, उनका पैगाम मैं आपको सुना देता हूँ। और ये इट इज़ फॉर इंडियंस, ये इंडियन मीडिया के लिए और ये उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं और सोचते हैं कि पाकिस्तान में वो अपना जो ये जराइम का खेल है वो खेल सकते हैं या कुछ साजिश कर सकते हैं। ये सब उनके लिए। सुनिए ज़रा। इंडिया के मीडिया ने ये दावा किया है कि बलूचिस्तान के लोग यहाँ एक आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। उसका मैं जवाब देने के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ और जो लोग मुझे पहचानते नहीं हैं उनके लिए एक छोटा सा तारुफ भी करूँगा। मेरा नाम गुआहराम बुगटी, मेरा ताल्लुक़ डेरा बुगटी से है। वहाँ का जी मैं MPA हूँ। मेरे दादा नवाब मोहम्मद अकबर ख़ान बुगटी हैं। तो मैं वापस आता हूँ कि वो वीडियो के अंदर एक आदमी बैठकर दावा कर रहा है कि 20 साल बाद बलूचिस्तान के हालात इतने ख़राब हो जाएंगे कि हमारे जो भाई आज हम मिलकर बैठे हुए पाकिस्तानी सारे, कि उनको वीज़े का ज़रूरत होगा बलूचिस्तान में आने के लिए। और वो एक आदमी, जो शख्स जो पूरा एक इंजीनियर्ड एक प्रोपेगेंडा चल रहा था, वो अपना फ़ोन उठाकर बार बार बता रहा था कि आप मेरे से नंबर मांगे, मैं डेरा बुगटी के लोगों के नंबर आपको दूंगा, बलूचिस्तान में मुख्तलिफ कबीलों के मुख्तलिफ सरदारों के नंबर दूंगा। तो मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप हमारा नंबर देकर क्या सबूत देना चाहते हैं।
आप क्या प्रूफ करना चाहते हैं? मैं आपको अपना नंबर दे देता हूं और यही मैसेज में मैं आपको यह भी बता देता हूं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा था, है और रहेगा। आप मेहरबानी कर कश्मीर का फिक्र करें। इंशाल्लाह ये हमें यकीन है कि कश्मीर भी बनेगा पाकिस्तान। ये मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूं, बुगटी कौम का एक नुमाइंदा होते हुए, अवाम का नुमाइंदगी मैं करते हुए बताना चाहता हूं कि हमें हमारे मुल्क से जितना मोहब्बत है मेरे ख्याल में और किसी को नहीं है। और इसके लिए खासकर बुगटी कौम ने बहुत से कुर्बानियां दी हैं पहले माजी में और मजीद देंगे। ये पाकिस्तान हमारी जान है, हमारी शान है। और ये प्रोपेगेंडा मेहरबानी कर आप गुमराह करने के लिए चंद पैसे लेकर ऐसे मैसेजेस मीडिया में बेशक दें, अपने आप को बेशक प्रमोट करें, लेकिन ये ज़रूर बताना चाहता हूं जब तक हम हयात हैं पाकिस्तान का हमारे खूनों में बसता है और चलता है। और इसकी दिफा के लिए सारे बलोच कौम एक साथ खड़े हैं। और इंशाल्लाह कश्मीर में भी आप बलोच को ही पाएंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्दी कश्मीर भी पाकिस्तान बनेगा। इसलिए आप लोगों को, साथियों को ये मैसेज, ये वीडियो का जो वायरल हुआ था, इसके हवाले से बताना चाहता हूं और ये मैसेज दिया है कि कम से कम अगली मर्तबा अगर इंडिया को ऐसा कोई प्रोग्राम, ये आपने नाजरीन आपने ख़ुद सुना अपने कानों से। और इस तरह की बेशुमार वीडियोस हमारे पास हैं। मेरे पास मैसेजेस बहुत बलूचिस्तान से आ रहे हैं। हमारे ब्यूरो चीफ हैं फैसलाबाद के, खावर अब्बास, उन्होंने भी मुझे 2-3 चीज़ें फॉरवर्ड की। उनके पास भी इतने मैसेजेस, जहाँ जिसके पास नंबर था बलूचिस्तान से, जब ये वीडियो क्लिप वायरल हुआ, ये देखें, ये एक सोशल मीडिया एक लिहाज से ब्लेसिंग भी है कि जो प्रोपेगेंडा किया गया, जो तासुर, ये उनकी ये जो मेजर रिटायर जो इंडियन आर्मी का था, उसकी वीडियो तो वायरल इसलिए की गई कि शायद को पाकिस्तानियों के दिल तोड़ सकें, उनके जज्बात से खेल सकें। लेकिन उसका जवाब खुद लोगों ने देना शुरू कर दिया और अपनी वीडियोस, अब देखें ना, हर बंदे के पास कैमरा है, फोन में लगा हुआ है, वो उसकी वीडियो बनाता है और भेजना शुरू कर देता है। थप्पड़ रसीद किया वैसे गौरव के मुंह पे। ये मेरे पास, आप यकीन करें, मैंने चलाया नहीं इसलिए कि प्रोग्राम का टाइम जो है ना वो लिमिटेड है ज़रा, लेकिन वो तमाम दोस्त साथी जिन्होंने हमें ये वहाँ से मैसेजेस भेजे हैं, आम आदमी भी है वहाँ पे, ट्राइबल एल्डर्स भी हैं, उनके बच्चे भी हैं। सरफराज बुगटी साहब का मैसेज आया पड़ा मेरे पास, जो पहले वज़ीर दाखिला रहे हैं उसके बलूचिस्तान के, और कितने लोगों के, जिन लोगों को मैं जानता भी नहीं हूँ। बात यह है कि लेकिन ये दुश्मन का एजेंडा है। अच्छा, फिर बात यहाँ पर नहीं है, अफगानिस्तान के अंदर भी इस वक्त मुर्तज़ा क्या हो रहा है। पाकिस्तान ने अमेरिका और तालिबान को साथ बिठा के एक एग्रीमेंट करवाया, जिसके नतीजे में खित्ते में अमन कायम हुआ, होने जा रहा है अमन। उस मुआहदे को ख़राब करने के लिए, सैबोटाज करने के लिए इंडिया बिल्कुल भरपूर तौर पर एक्शन में है। वहाँ पर उन्होंने पहले, आपको याद होगा, जिस वक्त ये तालिबान का मुआहदा साइन होने वाला था और कैंप डेविड में तालिबान के लीडर जाने वाले थे, तो एक काबुल में धमाका कराया जाता है, उसमें एक फ़ौजी मरता है और अमेरिका का, और फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप उसको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन उसके बाद फिर जॉन बोल्टन को फायर करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, इसलिए कि वो साजिश के ताने बाने कहीं और बुने जा रहे थे। अब क्या हो रहा है, अब एग्रीमेंट हुआ है, जिस एग्रीमेंट के तहत 5000 जो प्रिजनर्स हैं अफ़गान हुकूमत के पास, उन्होंने वो रिहा करने हैं, और 1000 जो अफ़गान एहलकार हैं तालिबान के पास, वो उन्होंने रिहा करने हैं। बतदरीज इस मामले में वो गुफ्तगू चल रही थी, और अभी तक जो अफ़गान हुकूमत है उसने तकरीबन 1000 लोग 5000 में से रिहा कर दिए हैं, और तालिबान ने तकरीबन 190 या 200 के लगभग जो उनके पास बंदे थे उनको रिहा कर दिया। तो अब एक अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर के अगवा का मसला आ गया। जनवरी के एंड में मार्क फ्रीक उनका नाम है, उनको, वो रिटायर्ड नेवी के हैं लेकिन एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे, वो अगवा हुए। तालिबान ने ये बताया कि हमारे पास वो नहीं है। उन्होंने सारे ग्रुप्स चेक किए अपने, ये जो भी पिछले दिनों ज़ल्मे खलीलज़ाद आए हुए थे ना,
उनकी आमद का एक मकसद ये भी था कि वो आके उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा से भी बात की, उन्होंने मुल्ला बिरादर जो हैं अफ़गान तालिबान के जो रहनुमा, उनसे भी उन्होंने बात की, और तालिबान ने अपने तमाम रैंक्स में चेक करके उनके जो स्पोक्समैन, उन्होंने बाकायदा तौर पे ये कहा है कि हमारे पास जब कैदी थे हमने उनकी वीडियोस दी, उनका हमने बताया खैरियत से हैं और ये हमारी डिमांड्स हैं, और फिर उसके नतीजे में हमने मुज़ाकरात के बाद उनको रिहा भी किया। लेकिन अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये हमारे पास नहीं है, और इसमें ज़्यादा सस्पिशियस जो लोग बताते हैं, जो जो शक करते हैं, वो ये है कि ये ऐन मुमकिन है कि भारत नवाज़ किसी ग्रुप ने उनको अगवा किया हो और उसका मलबा डाला जा रहा है हक्कानी ग्रुप पे। अच्छा, इस हवाले से मैं आपको बताऊं, प्राइम मिनिस्टर कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इमरान खान की सूरत में ना पाकिस्तान को एक ऐसा फेस मिला है, एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिला है पाकिस्तान को जो यानी दुनिया उस पर एतमाद करती है। प्राइम मिनिस्टर से बात की डोनाल्ड ट्रंप ने, सारा ये जो मामला हो रहा है, पाकिस्तान ने ईरान से भी बात की कि ये किसी प्रो ईरानियन अगर वहाँ से किसी ग्रुप ने किया हो तो पाकिस्तान पूरी कोशिश करे। नेक नियति से मुर्तज़ा, पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खान, ये दोनों हाथों में हाथ डाले, एक पूरी भरपूर कोशिश है कि अफ़गानिस्तान में अमन कायम हो और वो जो एक पुरानी बात थी वो सारी की सारी ख़त्म हो जाए, नई तरजीहात, नई रियलिटीज़ के साथ दुनिया में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंडिया, मैंने आपको देखें, बलूचिस्तान को वो को रिलेट कर रहा है कश्मीर के साथ कि जी तुम कश्मीर में ये कर रहा, हालांकि पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा। मैं बलूचिस्तान में खून बहा दूंगा, मैं वहाँ पर, और फिर बलोच सरदारों से पाकिस्तानी अवाम को बदजन करने के लिए ये कहना कि हमारे पास उनके नंबर है, आपने खुद उनकी गुफ्तगू सुन ली। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में ये चैलेंजेस हैं, कितने बड़े शदीद चैलेंजेस हैं। इकॉनमी इसके अलावा है, कोरोना इसके अलावा है। अब मुझे बताएं, ये सब कुछ जहन में रख के आज आप देखें कौमी असम्बली में क्या हुआ, क्या कहता है आपका दिल? फिर शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि इस वक्त स्ट्रेटजिकली पाकिस्तान की ये पोजीशन है। पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं वो इस तरह की धमकियां दे रहे हैं, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को थ्रेट लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे बलूचिस्तान में इस तरह कर देंगे। ये आज की बात नहीं है समी साहब, ये 70-72 सालों से इसी तरह से धमकियाँ पाकिस्तान को देता है, कर कुछ नहीं सकता। लेकिन स्ट्रेटजिकली जिस तरह इसने पहले नुकसान पहुँचाया कुलभूषण की शक्ल में, इस तरह के दीगर जो वहाँ पे हमारे इनके लोग यहाँ काम कर रहे थे उनकी शक्ल में, और ये इस तरह से एनार्की फैलाना चाहता है कुछ सरदारों का नाम लेके। ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान के से तो हमें पता ही चल जाता है कि बेसिकली इसमें हमारे सरदार और हमारे लोग शामिल नहीं है, क्योंकि ये होते हैं हिंदू और नाम मुसलमानों के इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल, ये तो इनकी औकात है। ये किया क्या जा रहा है, जब आप इसको कोरिलेट आपने किया है, बहुत अच्छे पैराए में आप चीज़ लेके गए हैं कि अगर दुनिया एक तरफ अफ़गानिस्तान में हमारे ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं, एक तरफ इंडिया साजिशें कर रहा है, और उसके साथ साथ हमारे पास चैलेंजेस करते के क्या हैं उनको हमने देखना है। अमन कायम करना है अफ़गानिस्तान में, कश्मीर में हम कुछ नहीं कर रहे, उसके बावजूद हमारे ऊपर रोज़ाना इल्ज़ाम, कभी पुलवामा कभी कुछ किया जा रहा है। और हमें ये भी नज़र आ रहा है कि शायद कोई एडवेंचर करने की इंडिया कोशिश कर सकता है वहाँ पे, इस तरह का पाकिस्तान का, जिस तरह पहले उन्होंने करने की झूठे नाकाम लेकिन ऐसी कोशिश करेगा तो अभिनंदन को नहीं भूलना चाहिए। हमने चाय भी पिलाई थी और चित्रौल भी बहुत की। जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आज जो यहाँ पे पार्लियामेंट में हुआ है, अगर ये लोग पाकिस्तान के साथ मुखलस हैं, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सूरत हाल को समझते हैं, बड़ा दावा करते हैं कि हम इंटरनेशनल रिलेशंस को हम देख रहे हैं। आज हुकूमत की तरफ से भी इस तरह की खबरें हमारे पास आई हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा ओपनिंग स्पीच वो देंगे, और उधर से NCOC उन्होंने कहा मैं हेड कर रहा हूँ, असद उमर ने उन्होंने कहा मैं ओपनिंग स्पीच दूंगा। यानी कि सारी सूरत हाल में कोई नज़र नहीं आता सिवाय हमें जनरल बाजवा साहब के कि कोई जो मुल्क के साथ मुखलस हो, जो चाहता हो कि पाकिस्तान में अमन कायम हो, और पाकिस्तान किसी की ने खुशहाली आए। इंडिया की मुखालफत नहीं की, कोई एक लफ्ज नहीं निकला किसी वहाँ किसी ने कोई बात ही नहीं की, इस तरह की कोई बात करता, कोई उस वक्त वहाँ पे खड़े होकर फ्लोर दी ऑफ दी हाउस बात करते कि बलूचिस्तान के जो इजलास का एजेंडा था ना वो सिर्फ कोरोना था। लेकिन कोरोना की क्या बात हुई है सर? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि बेसिकली जो मैंने कहा था कि कोरोना पर मीनिंगफुल तजावीज़, और उसमें आके तो एक हमें ये कौम को ये मैसेज देना ज़रूरी था, कौमी असम्बली से ये मैसेज जाता कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें,
ये बहुत मूजी मर्ज है। और इसको जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था ना कि स्मार्ट लॉकडाउन, प्राइम मिनिस्टर ने ये बात बड़ा राइटली कही। मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया ये कह रही है कि इस बीमारी से हम लड़ नहीं सकते, हम इससे बच सकते हैं। और अगर हम इससे बच जाएं तो हम अपने नुकसान को कम से कम कर सकते हैं, ताकि अगर कारोबार भी खुलना है, अगर ज़िंदगी ने चलना है दोबारा, तो उसी सूरत में चल सकती है कि वो जो SOPs हैं, वो जो हिफाजती तदाबीर हैं, हम उनको अपने सामने अपने साथ लेके चलें। ये जो वो अपना सुट पंजा और वो जफ़ा और ये चीज़ें दूर, मास्क पहने, तो अपने आप से 6-6, 5-5 फुट दूसरे लोगों से दूर रहें। ठीक है, लेकिन आज कौमी असम्बली से क्या कोई ऐसा मैसेज गया? कोई भी ऐसा मैसेज नहीं किया जी। ये मैं अर्ज कर रहा हूँ। पार्लियामेंटों में डिबेट होती है कि कोविड-19 बिफोर और आफ्टर, उसका हमने देखना है पोस्ट एंड प्री सिनेरियो। वो मर्द मुजाहिद शहबाज साहब जो है उन्होंने अपनी मेडिकल हिस्ट्री भेज दी है, और अभी जब ये सेशन चल रहा था तो टिकट नीचे चल रहे थे कि इमरान खान साहब जो है वो सालाना पानी की पॉलिसी को देख रहे हैं। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आते हैं इस पर मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सभी साहब, मुझे एक चीज़ बताएं, ये कोरोना से बड़ी तो इस वक्त कोई मुसीबत नहीं है हमारे लिए, तो वो जो आज ये पानी की पॉलिसी के ऊपर इजलास हो रहा था, कि इमरान खान साहब का वहाँ होना ज़्यादा ज़रूरी था या असम्बली में ज़्यादा होना? मेरा ख्याल है कि पानी के इजलास में होना ज़्यादा ज़रूरी था इमरान खान का, और उन्होंने बिल्कुल राइटली वहाँ पर इस इजलास की सदारत की है। देखें, आपका जो अगला आने वाला बहरान है वो आपके पानी का बहरान है। जी जी। और जिस तरीके से पाकिस्तान पानी को पिछले कई दहाइयों से, हमने मंगला और तरबेला के बाद हमने कौन सा वाटर रिजर्वायर बनाया? जी जी। हमारे पास तो है ही नहीं कोई वाटर रिजर्वायर, और पानी सारा ज़ाया होता है। तो ये दियामर भाषा जो है, इससे एक तो 4500 किलोवाट हमें बिजली होगी, इसके अलावा पता नहीं 12 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो उसके लिए हमें इरीगेशन के लिए पानी मिलेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट थी ये मीटिंग। देखें, इजलास कौमी असम्बली का एक दिन के लिए नहीं था, इजलास जारी रहेगा। और अगर आज पानी की कोई मीटिंग आ गई है, उसको स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, तो प्राइम मिनिस्टर ने ये किया तो बिल्कुल ठीक किया। कल इजलास होगा, फिर आगे इजलास होगा, प्राइम मिनिस्टर आएंगे किसी दिन इजलास में, उनको आना चाहिए। हमारी लीडरशिप को यहाँ आकर एक बेसिकली इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए। मैं ये बात, देखें, हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए ये मजाक हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा ताल्लुक़ एक बहुत ही यानी वो ऐसे इलाके से है जो कोई बहुत डेवलप नहीं है, शोरकोट। वहाँ पर भी अभी बहुत सारे लोग मुझसे ये बात करते हैं जब मैं जाता हूँ कि वाकई कोरोना कोई बीमारी है। इसलिए ये मैसेज जाना असम्बली से, हमारी लीडरशिप की जानिब से, हमारी रिलीजियस लीडरशिप की जानिब से, कि जनाब इसके लिए जो SOPs बनाए हैं आप उस पर अमल दरामद करें, इसलिए कि ये आपके अपने फ़ायदे के लिए ये निहायत ज़रूरी है। तो अपोजिशन का इकट्ठा होना, हुकूमत का इकट्ठा होना कौमी असम्बली से, एक इसकी आगाही के लिए मैसेज जाना, और फिर जो भी आप एक मास्टर प्लान बनाते हैं उस पर अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट ऑन बोर्ड हैं तो इस पर पॉलिटिक्स नहीं होगी। लेकिन अफसोस क्या सारा दिन पॉलिटिक्स होती रही। वो बड़े बड़े लोग, वो बड़े बड़े माचे, वो आए नहीं वहाँ पे। अब शहबाज साहब, फिर आप लंदन ही रह जाते, वहाँ से ज़्यादा बेहतर तरीके से वहाँ पे आपको इंटरनेट की स्पीड भी ज़्यादा मिल जाती, आपका जो माशाल्लाह थोबड़ा शरीफ है वो भी अच्छा क्लियर नज़र आता। अभी जो आप वीडियो पैगाम बना के भिजवा रहे हैं, जब आपने आना ही नहीं है तो ये क्या दोगलापन है? दोगलापन है ना। लंदन से आके आप अपने घर में मॉडल टाउन में बैठ गए हैं और उसके बाद आप कहते हैं जी मैं तो अब भाइयों के साथ आया हूँ जंग लड़ने की। ये जंग लड़ने वाली बात है? ये मुझे बताए ना मुर्जा, ये टैब के बारे में जरूर बताइएगा। रज़ाक दाऊद साहब वहीं पे मौजूद थे, मेरे ख्याल में उन्हीं की कंपनी को दिया गया इसके कंसेप्ट। अच्छा, वो भी जरूर बताइएगा। पहले आप शहबाज शरीफ से बताते हैं। फैसल वोडक साहब के चलिए, साथ आप मीटिंग बताते थी हैं, उनकी बता दें। प्राइम मिनिस्टर की पानी के हवाले से, तो वो इजलास चेयर किया उन्होंने, और उसमें डैम्स नए बनाने के हवाले से बात हुई। उन्होंने दियामर भाषा के लिए कहा है कि इस पे पूरा आप वो अमल शुरू करें, जल्दी करें। शहबाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब का जो है ना, ये अजीब सूरत हाल है कि वो अब घर से उन्होंने ये भेजा है, डॉक्टर की हिदायत है उनको कि वो बाहर ना आएँ, और उन्हें इम्यूनिटी लेवल के हवाले से भी डॉक्टर ने लिखा है कि आपका इम्यूनिटी लेवल बहुत वीक है। सेकेंडली उन्होंने ये भी कहा कि आप कैंसर पेशेंट रहे हैं, और उस वजह से भी आपको मैं एडवाइज़ नहीं करता कि आप वहाँ जाएं। तो मेरे ख्याल में जो हाउस बिज़नेस ख़बर ये है इसमें कि हाउस बिज़नेस एडवाइजरी जो कमेटी हुई है उसमें डिसाइड ये इनका हुआ है कि शायद वाइंड अप जो तकरीरें हैं वो प्राइम मिनिस्टर और
लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो करेंगे। तो वो अभी क्योंकि ये इजलास शुरू हुआ है, जितने दिन भी ये चलता है, इसके एंड पे आज क्योंकि ओपनिंग डिबेट हो गई है, लेकिन ओपनिंग को बहुत अच्छी नहीं है, बल्कि अच्छी ही नहीं है। बिल्कुल जो बातें की गई हैं उनसे कौम भी मायूस हुई है। तमाम जो वहाँ पे लोग थे वो भी बाहर में निकल के यही बात कर रहे थे, अगर आपने यही बातें सुनने के लिए यहाँ आना था तो ऐसे बातों की ज़रूरत नहीं थी। शामनूर कुरैशी साहब बहुत सॉफ्ट थे, वो मुराद सईद साहब बहुत हार्श थे। बिलावल के फौरन बाद आपने मुराद सईद साहब को दे दी, तो फिर आपको पता है मुराद सईद साहब, और देखिए वो अच्छे हैं। नहीं, मैं अच्छे बुरे की बात नहीं करता, मेरी बात सुने। मुराद सईद हो या एहसन इकबाल हो या ख्वाजा आसिफ साहब हो या कोई भी हो, अगर एक आदमी कोई सवाल उठाता है, हो सकता है उसकी आवाज़ में गूंज ज़्यादा हो सकता है उसकी आवाज़ मरियल हो सकता है उसकी लैंग्वेज प्रॉपर इतनी अच्छी ना हो, लेकिन जो इशू वो उठा रहा है उसका जवाब तो देना। मसला अब आप मुझे ये बताएं, मुराद सईद जो है, मुराद सईद में क्या प्रॉब्लम है? एक जज्बाती आदमी है, मैं आपको बताती हूँ, वो बात करता है। वो जो ऐनक उन्होंने लगाई हुई है ना सर, उस ऐनक में ना उन्हें पेशावर नजर आता है, ना उन्हें लाहौर में कोरोना केसेस नजर आते हैं, वो सारे केसेस उन्हें कराची में नजर आते हैं। अच्छा जी, जबकि पेशावर में कितने बुरे हालात हैं, लाहौर में कितने बुरे हालात हैं। तो बात ये है कि अगर आप बात कर रहे हैं और अगर आप फेडरल लीडर हैं तो फिर आपको सबको रिप्रेजेंट करना है। बात ये है कि कराची में डॉक्टर वो जो फरहान जी, वो तड़प कर मरे ना, बिल्कुल उनके वीडियो मैसेजेस, ऑडियो मैसेजेस हैं ना, उनकी वाइफ ने बताया ना कि हम कराची की सड़कों पर फिरते रहे और हमें किसी ने हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया। लाहौर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक सेकंड में आप बिल्कुल आप पूरी बात करें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उस चीज़ को कोई बंदा हाईलाइट करता है, इसलिए नहीं कि वो सिंध हुकूमत ने ये किया, इसलिए कि एक वाक़या हुआ है और हमें अपने निज़ाम में ये नकाइस को दूर करना है, तो यार इसमें कौन सी बुरी बात है? आप पंजाब का कह रही हैं ना, पंजाब में हो सकता है इससे भी ज़्यादा होते हो। जहाँ जहाँ होंगे हम उनको हाईलाइट करना फ़र्ज़ है, सियासतदानों का भी अब उसको आप कंपैरिजन करने लग जाए। मैं आपसे कहूँ कि जी ये इस्लामाबाद में ये मामला ऐसे है, तो अगला बंदा कहे और जी फैसलाबाद में भी ऐसे हो रहा है, तो फिर ये इसका हल है? ये कोई गुफ्तगू है? ये कोई डिबेट है? ओ भाई, बात ये है कि एक जगह पर जहाँ खामी है आपने उसको हाईलाइट किया, उसका जवाब दें आप फिर अपना सवाल उठा लें बाद में। लेकिन जब आपसे कोई बंदा पूछता है कि क्या डॉक्टर फरहान ने कराची की सड़कों पर दम तोड़ा नहीं सिसक कर, इसका जवाब देने की बजाय आप कहें और लाहौर में ये हो रहा है, भाई दो मुख्तलिफ चीजें हैं ना। हाँ, फिर आपको पिम्स का भी देना चाहिए, जो लाहौर में इस वक्त अस्पतालों के हालात खराब हैं, पेशावर में जो हो रहा है उसका भी देना चाहिए। बात करें तो लाहौर में जो कोरोना का सबसे पहला पेशेंट जो मारा गया था उसको रस्सियों से बांध दिया था उनके डॉक्टर। देखें ये भी वो बात थी। इस तरह की बातें कोई यानी कि ये डिबेटेबल क्वेश्चंस नहीं है। बात सिंपल ये है कि भाई आज अगर कोरोना के ऊपर बात होनी थी तो कोरोना के अवाम को आगाही फराहम की जाती, अवाम को नई रिसर्चेस के हवाले से बताया जाता, अवाम को बताया जाता है कि भाई के बारे में बताया जाता। देखें कि हमारी हालत क्या है, क्यों लोग आइंदा हम क्या कोई रिलीफ और दे सकते हैं पैकेज। अगर ये हम नहीं दे सकते पैकेज, इसलिए हमने उसको खोलना शुरू किया है। लेकिन सवाल ये है कि इतना ज़्यादा इकॉनमी नीचे जा चुकी है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे दोस्त हैं सईद काजी, लाहौर में रहते हैं, जौहर टाउन में, एंकर हैं प्रोग्राम्स के, मेरे साथ उन्होंने प्रोग्राम भी किया, मेरे साथ और अलीना के साथ भी चैनल 24 पर किया उन्होंने। वो मुझे आज मेरी उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैं नीचे गया हूँ, वो बच्चा वहाँ पर मोबाइल फ़ोन की दुकान है उसकी, उसने कहा जी सुबह से खोल के बैठा हूँ, दोपहर हो गई है, सरकार अभी तक बोनी कोई नहीं हुई। अब कुछ कारोबार ऐसे हैं, देखें ये लोग, ये इन लोगों ना, इनका गुजर बसर था ना, तो अब मोबाइल कहाँ से आएगा? छोटे बिजनेसमैन, मुझे सलीम साहब हैं टोबा टेक सिंह से, मुझे रोज़ाना फ़ोन करते हैं और मैं अपने प्रोग्राम में ये बात करता हूँ। और अभी फिर मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश है कि जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उनके लिए तो प्राइम मिनिस्टर साहब आपने कर दिया 50 लाख से बड़े बिजनेस जो है, लेकिन बैंक छोटे बिजनेस को कुछ भी नहीं दे रहा। छोटे छोटे कारोबार हैं 15-15, 20-20 लाख के, और उसमें एक एक दो मुलाजिम हैं उनके उन कईयों के तो रजिस्टर्ड भी नहीं है कारोबार, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा। उनके वो अगर कुछ नहीं मिलेगा तो वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उनके पास काम करते हैं, तो कहाँ जाएंगे? और ऐसे लोगों की कैलकुलेशन भी नहीं है। आप ही के टावर में वहाँ जहाँ आपकी रिहायश है, एक बच्चा काम कर रहा है किसी घर में, उसने कहा कि जी मैंने 8171 पे मैसेज किया, मुझे जवाब आया कि आपकी वालदा मोहतरमा जो है ना वो इन पैसों की मुस्तहिक हैं, तो उनको आप फॉरवर्ड करें ये मैसेज। तो कहता मेरी वालदा 5 साल पहले फौत हो गई थी और मैंने अपनी वालदा मोहतरमा का सर्टिफिकेट भी जमा करवाया हुआ था नादरा में। फिर उन्होंने दोबारा, मैंने कहा आप दोबारा ट्राई करें, उन्होंने दोबारा ट्राई किया, उनको कहा आप अहल नहीं है, आपकी अहलिया जो है ना बीवी वो अहल है इसकी। उसने कहा मैंने तो अभी शादी नहीं की। तो अब ये गलीचेज हैं अभी सिस्टम में। मैं ये नहीं कह रहा कि ये हर केस ऐसे होगा, लेकिन
इस तरह की चीज़ें निकल रही हैं, ये सिस्टम के ग्लिचेस हैं, इनको आपको ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि अब जैसे टाइगर फोर्स का इशू है जी। अब उस पर अपोजिशन कहती है जनाब ये तो सारे तहरीक इंसाफ के लोग हैं और ये तो सारा 2 नंबरी वाला हो जाएगा मामला, उसमें 8-10 लाख लोग रजिस्टर हो चुके हैं। तो कौमी असम्बली का ये जो इजलास था, ये जो भी चल रहा है इजलास, इसमें खुदा के लिए अगर आप सियासत को पीछे रख दें, अगर आप नैब को पीछे रख दें, जो कुछ भी हो रहा है, प्रॉब्लम यह है कि अपोजिशन से जब भी बात करते हैं वो सबसे पहले कहते हैं नैब को बंद करें। एज मुझे वो याद आ जाता है, हमारे नवाज़ अली खान साहब MP थे हमारे इलाके के, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वज़ीर आज़म थे। तो वहाँ पर मैं तो खैर बहुत छोटा था, लेकिन जो लोग हमें बताते हैं कि भुट्टो साहब ने खुली कचहरी लगाई, तो उन्होंने पूछा हाँ भाई बताएं कोई मसला है, तो हमारे नवाज़ अली बहुत अमीर आदमी, बड़ा वज़ादार आदमी, 100 मुरब्बे का मालिक, वो खड़ा हो गया और उसने यूँ हाथ जोड़ के कहा सही अब पटवारी सानू खांदा। भुट्टो साहब ने कहा ठीक है, पटवारी को बदल दिया, आप और कोई बात बताएं। वो फिर खड़े हो गए मार साहब, उन्होंने कहा साईं आप पटवारी सानू खा गया। उन्होंने कहा जी जी बिल्कुल तब्दील कर दिया, DC साहब इसे तब्दील कर दें पटवारी को, और कोई तकलीफ। वो फिर खड़े हो गए, उन्होंने कहा पटवारी सानू खा गया। अब देखिए जिसको जो तकलीफ है ना वो उसी प्रॉब्लम में वो होता है। अब इनको अपोजिशन को यहाँ पर कोई बात हो ना, अब नैब सानू खा गई सर सानू माफ कर दे, ओ भाई ये कुछ भी बात हो, ये कहते हैं ये इकट्ठा पाकिस्तान तब चलेगा जब नैब बंद हो जाए, जब ये बस हमसे पूछना बंद कर दें कि ये माल हमने कैसे बनाया। कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि शायद शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, इस हवाले से मुज़ाकरात कर रहे हैं, बहुत से लोगों को ये लगता है साहब है, लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब हैं बेसिकली जो सारी चीजों को लेकर बात जो मैंने आपसे कह दिया, असल में नैब सानू खा गई। एक छोटी सी ब्रेक है, जब ब्रेक से वापस आते हैं इस पर मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन का, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि महर साहब ने कहा था पटवारी खा गया, और यहाँ पे हर बंदा कहता है कि नैब खा गया, और नैब टारजन में बनने वाली है। नहीं वो देखें आपने ना टारजन, असल बात जो है ना वो जिस जबान में है ना, पटवारी सानू खमदा वो है ये। अब ये जो नैब जो है ना ये बिल्कुल वैसे ही ना, वो तो खैर पटवार तो आपको पता है ना, वो तो सिलसिला एक ऐसा है कि आप उनसे मुकाबला ही नहीं कर सकते। लेकिन ये मैं ऑन ए सीरियस नोट में आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की अपोजिशन अपने ज़ाती जो इनके मफादात हैं, क्योंकि इससे पहले इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले मुझे ये कहने में कोई यार नहीं कि जो पॉलिटिक्स थी टॉप लेवल पर वो ज़ाती मकासद के लिए थी। वहाँ पर जो भी मंसूबा बनाया जाता था कारोबार का या दूसरा, उसमें यह देखा जाता था कि इससे हमें भी अपने ज़ाती कारोबार में कितना फ़ायदा होगा। अब वहाँ पर ऐसी चीज़, टॉप पे ऐसी चीज़ नहीं है। बहुत सारी खराबियाँ हैं, इसमें कोई शक नहीं। प्राइम मिनिस्टर कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं। वो अभी आप ब्रेक में ही आप कह रही थी कि हाँ जी वो रज़ाक दाऊद साहब भी होंगे उसमें, और 10 का उनको ठेका मिला हुआ है उस डैम का किसी का। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। एक रोम वॉज नॉट बिल्ड इन वन नाइट। चीज़ें माफिया से निकालते हुए उनके पंजों से आपको टाइम लगेगा। लेकिन आप ये देखें कि इस वक्त पूरी दुनिया में लोग जो बैरूनी सरबराहान है वो प्राइम मिनिस्टर को कॉल करते हैं, प्राइम मिनिस्टर से बात करते हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा पर ट्रस्ट करते हैं। पाकिस्तान की फ़ौज की जो अल्लाह ताला ने उनकी शान में जो इजाफा किया है उसको मैंने जिसका जिक्र किया आज सारे इस प्रोग्राम में कि ये चैलेंजेस हैं, ये क्राइसिस हैं। इन हालात में अपोजिशन को चाहिए कि वो अपने दे नीड टू राइज अबव देयर पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड देयर पर्सनल बेनिफिट्स। आपको कौम के लिए कभी आप सोचें आके कुछ करें तो फिर ये कौम आगे बढ़ सकती है, वगरना तो हम जहाँ पर खड़े हैं इससे भी पीछे चले जाएंगे। मुर्तज़ा बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि जो इस वक्त किरदार पाकिस्तान का बन रहा है, पाकिस्तान को पूरी दुनिया जिस नज़र से देख रही है, उस तनाज़र में हमें भी इस तरह का रोल प्ले करना है। तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ को बशमूल आपके जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हें, और ख़ुसूसी तौर पे अपोजिशन को वो रोल प्ले करना है कि पूरी दुनिया इनकी तरफ देखे और बिल्कुल ऐसे ही नज़र आए कि एक यक जान यक कालब ये लोग हैं, और इनके साथ जो भी बात की जाए पूरी कौम उसके साथ लेके उसके साथ चलती है। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती वही है कि आप जो कहते हैं कि यहाँ पे करप्शन की बात होती है तो कटे होते हैं, या नैब के हवाले से बात होनी होती है तो कटे होते हैं। तो शेख रशीद जैसे भी पॉलिटिशियंस हैं जिस तरह की भी बातें करते हैं, लेकिन वो एक बात हमेशा कहते हैं कि जब से पाकिस्तान बना है हर कैबिनेट में चीनी चोर आटा चोर मौजूद रहे हैं,
और हमारी कैबिनेट में भी हैं। और वो ये भी तो कह रहे थे भी कि ये जो चीनी की रिपोर्ट है ये तो आ जाएगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने कह दिया है किसी न किसी तरीके से आ ही जाएगी, लेकिन जो IPPs की है नहीं, वो IPPs की रिपोर्ट नहीं वो आएगी। नहीं इस तरह के और भी बहुत सारे केसेस IPP की रिपोर्ट जो है बंद अच्छा, कर मैं दी आपसे गई है। डिसएग्री करता हूँ सर मैं आपसे सिर्फ यस इसलिए- करूँ, मैं जिस दिन IPPs की रिपोर्ट आएगी ना मुर्तजा, मैं आपको उस दिन फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आए प्रोग्राम में पब्लिक बैठे कर दी हमारे थी ना साथ। जो इनिशियल इंक्वायरी थी, वो देखिए तक नहीं की आप अली ना एक बात को समझें आप सर, ये जनरल कोई- शाहिद अजीज साहब की बात करें आप, हाँ। नैब के चेयरमैन थे किस वक्त, और उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने लिख के दिया था कि ये जो ऑयल माफिया है ये गवर्नमेंट के भी पैसे देखिए, खा मैं रहा है आपको बताऊं- और अवाम को भी तब भी नुकसान कुछ मैं पहुंचा आपको रहा एक है। बात बताऊं, वो भी कुछ नहीं कर नहीं सकते। देखिए उस वक्त क्यों नहीं आया, क्योंकि जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कंप्रोमाइज किया। पहले साल डेढ़ परवेज मुशर्रफ ने कंप्रोमाइज नहीं किया, मामला ठीक हुए। उसके बाद आप लेके आए किसको, सारों को आप लेके आए। आपने जो पीपल्स पार्टी के परवेज मुशर्रफ ने जो करप्ट तरीन लोग थे उनको पैट्रियट का नाम दिया, ग्रुप बनाया, और ये जब साजिशी मोहल्लात और मोहल्लाती साजिशें और ये सब जब शुरू होता है तो फिर वो कुछ नहीं आता। जनरल शाहिद अजीज ने किया, लेकिन वो इसलिए नहीं आया कि टॉप पे परवेज मुशर्रफ ने कंप्रोमाइज कर लिया था, लेकिन अभी इमरान खान ने कंप्रोमाइज नहीं किया मुर्तजा, और ना वो करेगा इमरान खान। ये मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जितना प्राइम मिनिस्टर को जानता हूं, जितनी मुझे उन तक एक्सेस थी, अब तो बड़े आदमी हैं, वो कभी कभार शफकत करते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इमरान खान कभी करप्शन पे कंप्रोमाइज नहीं करेगा। और ये भी मैं आपको बता दूं, इमरान खान कभी पाकिस्तान की फौज से नहीं लड़ेगा, इसलिए कि वो एक सच्चा पाकिस्तानी है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इमरान खान अगर कभी उसको ये चुनना पड़ा कि करप्शन पे और अपनी हुकूमत के बीच में उसके टाई आ गई, तो वो अपनी हुकूमत को छोड़ देगा और करप्ट लोगों को माफ़ नहीं करेगा। ये है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर। ये मैं देखिए, मेरा तो ना मैं तहरीक इंसाफ का हूँ, ना मेरी कोई फाइल है, ना हमने कुछ उनसे हासिल करना है, लेकिन जो चीज़ मैं देख रहा हूँ ना, ये मुकद्दस एक अमानत है स्क्रीन भी। कामयाबी नाकामी मेरे अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इमरान खान कोशिश कर रहा है, जहां उसको पता चलता है वो अड़ जाता है, वो डट जाता है। करीबी तरीन दोस्तों का भी उसने कोई ख्याल नहीं रखा, कोई लिहाज नहीं रखा, सामने अगर आया। लेकिन ये इतना गंदा 70 साल का, ये कैसे दूर होगा मुझे नहीं पता, अल्लाह रहम करे बस। कम से कम जो अपने नदीम बाबर साहब हैं उनको तो हटा सकते थे वो, क्योंकि वो भी और उमर अयूब साहब भी उसमें सारा ये बात खुसरो मुख्तार थे। कम से कम देखें बात ये जैसे हटेंगे IPPs के हवाले से मेरा उसी ये, कमेटी में- मैं बताऊं आपको सर कि यहाँ एक फैसला किया था शाहिद खान अब्बासी साहब ने, उसने शाहिद खान अब्बासी का क्या मैं फैसला एक फैसला मैं बताता वो हूँ थोड़े ना सर, वो तो आप पटवारियों की बात कर रहे हैं। पटवारियों की बात, एक जुमला से खाने वाले पटवारियों की क्योंकि बात। ऑयल मिनिस्टर थे, उन्होंने एक फैसला किया कि फर्नेस ऑयल की पाकिस्तान में दरामद पर पाबंदी लगाएंगे। उन्होंने पाबंदी लगा दी फर्नेस ऑयल की दरामद में, उन्हें कत्ल करने की धमकियां दी गई, उन्होंने कहा आपको मार देंगे। इवन आपको पता है कि सागडार के बेटे जो हैं वो फर्नेस ऑयल का कारोबार आपस में करते इनका फड्डा भी थे, सही लेकिन हुआ था। उन्होंने स्टैंड लिया, उन्होंने बताया हमें, कहते यार सागदार हमें तो ये थ्रेट है, मुझे ये कह रहे हैं कि हम तुझे ये कर देंगे, लेकिन मैंने फर्नेस ऑयल पाकिस्तान में उसकी दरामद नहीं खोलनी। अब ये गवर्नमेंट आई है, अब फिर दोबारा फर्नेस ऑयल जो है वो मंगवाया जा रहा है, और वही और LNG और बाकी सारी 40-45 चीज़ें रुपये हमारे फी ज़्यादा यूनिट सस्ती बिजली बनाई जा रही है। भाई उनको इस हवाले से भी सोचना होगा, तब जाके हम कह सकते हैं। लेकिन फर्नेस ऑयल या दीगर जो चीज़ें हैं, एनर्जी क्राइसिस, इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें उनको वो फैसले नहीं कर पा रहे जो उनसे करने चाहिए। समी साहब को यही लगता है कि आने वाले टाइम पे ये जो पूरी उम्मीद हूँ, और मैं ये समझता हूँ टाइम दें थोड़ा टाइम मैं अगर नहीं आएगा तो मैं आपकी राय से इत्तेफाक करूंगा, मैं भी अपनी राय बदल लूंगा, लेकिन अभी टाइम है। हाँ, अभी टाइम, अभी आप टाइम दें, गवर्नमेंट को अभी आप टाइम दें, इमरान खान को आप टाइम दें थोड़ा। चलिए अभी मेरे ख्याल में एक हफ्ता रह गया ना चीनी वाली रिपोर्ट, लेट्स सी आती है कि नहीं आती, फिर उसके बाद IPPs का भी देख लेंगे। खैर जी, आज के प्रोग्राम से हम तीनों को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।